नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में पुनः हम एपी अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हम एनसीईआरटी के बुक के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 10 को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को पढ़ा जाए ठीक से। यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक AP बनती है अर्थात समांतर श्रेणी बनती है यदि AN अर्थात nवां पद नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला है AN बराबर 3 धन 4n और दूसरा है AN बराबर 9 ऋण 5n अर्थात 10वें में दो प्रश्न हैं। ये पहला है, ये दूसरा है। तो हमें चेक करना है, जरा देखिए, संख्याओं की एक सूची प्राप्त करेंगे और संख्याओं की जो सूची प्राप्त होगी यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है और इस सूत्र की सहायता से जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी हम चेक करेंगे कि वो संख्याएं क्या एपी बनाती हैं। एपी बनाती हैं तो क्यों बनाती हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का हम पहला ले रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होगा जरा देख लीजिए। दिया है ये nवां पद है, दिया है nवां पद AN बराबर क्या दिया हुआ है 3 + 4n। ये संख्या ज्ञात करने के लिए हमें nवां पद दे दिया गया है। आइए हम निकालते हैं कि इसका पहला पद क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या होंगे। कैसे निकालेंगे। पहला पद निकालना है तो n के स्थान पर 1 रख देंगे, दूसरा पद निकालना है n के स्थान पर 2 रख देंगे, तीसरा पद निकालना है तो n के स्थान पर 3 रख देंगे। इस तरह से हम n का मान 1 2 3 4 रखते हुए प्रत्येक पद को हम निकाल लेंगे। तो आइए पहला निकालते हैं A1 क्या होगा अर्थात इसका पहला पद, तो n की जगह 1 होगा तो यहां हो जाएगा 3 + 4 × 1 बराबर होगा 3 + 4 बराबर हो गया 7। तो हमें पहली संख्या मिल गई है, पहला पद मिल गया है A1 बराबर 7। A2 कितना होगा यानी दूसरा पद कितना होगा, n के स्थान पर हमें लिखना होगा कितना 2। तो यहां आ जाएगा 3 धन 4 गुणे 4n है तो n बराबर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 3 4 दूना 8, 8 3 11 हो गया। तीसरा कितना मिलेगा, तीसरा पद n के स्थान पर 3 रख देते हैं दोनों ओर, तो आ जाएगा 3 + 4 × 3 हो जाएगा 3 + 4 12, 12 3 कितना हो गया 15। चौथा पद कितना मिलेगा, n के स्थान पे हम 4 रख दें तो हो जाएगा 3 + 4 × 4 हो जाएगा 4 4 16 और 16 3 हो गया 19। और इस प्रकार से डॉट डॉट का मतलब हुआ, इस प्रकार से अन्य पदों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो हमें विभिन्न संख्याएं प्राप्त हो रही हैं हम देखें कि क्या ये एपी बनाती हैं। यहां पर चेक करने के लिए कैसे चेक होगा। संख्याओं की यदि हमें सूची दी गई है और संख्याओं की सूची में संबंध क्या हो, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान हो तो ऐसी सूची को या श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। आइए चेक करते हैं क्या उस शर्त को ये संतुष्ट करता है। यहाँ A2 - A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद क्या आ जाएगा 11 - 7 बराबर हो गया 3। तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर कितना है 15 ऋण 11 बराबर कितना हुआ, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, 11 ऋण 7 बराबर हो जाएगा 4। 15 ऋण 11 कितना हो जाएगा 4। चौथे में यदि हम तीसरे को घटाएं, तीसरे पद को कितना आ जाएगा 19 -
15 बराबर कितना हो जाएगा 4। और इस प्रकार से हमें अन्य क्रमागत पदों का अंतर प्राप्त होता जाएगा। जरा देख लीजिए आप, यहां पर अंतर 4 है, यहां भी अंतर 4 है, यहां भी अंतर 4 है, यानी समान अंतर है। ऐसे हम कहते हैं सारवांतर। तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर डॉट 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 बराबर कितना 4। और इसी को हम बोलते हैं क्या? सार्व अंतर बोलते हैं। तो सब में अंतर कितने का है? 4 का है। अतः ये जो सूची है A1 A2 बिंदी बिंदी AN किस प्रकार की श्रेणी बनाती है? समांतर श्रेणी बनाती है, अर्थात AP बनाती है। यहां से स्पष्ट हो रहा है। हम कहते हैं अतः A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट एक AP का निर्माण करती हैं। जो ये संख्याएं हैं काहे का निर्माण करती हैं? एक AP का निर्माण करते हैं, अर्थात इन संख्याओं से क्या बनती है? एक AP बनती है। इसमें देखिएगा एक पाठ सिद्ध हो गया, इसमें साथ में और भी लिखा हुआ है प्रश्न 10 में, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रत्येक स्थिति में हमें प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो आइए जो AP बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर आपको पता है, यहां पर हम कर देते हैं A बराबर, यहां पर कितना है अंतर? 4 आया है, ठीक है। 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे? आपको मालूम है कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें पदों की संख्या चाहिए, तो 15 पदों का योग पूछ रहा है। पहला पद चाहिए, निकाल चुका हूं, 7 आया था। और सारवांतर चाहिए, सारवांतर यहां मिल चुका है, कितना आया है? 4 आया है। तो आइए यहां पर हम निकालते हैं। अब प्रथम पद A बराबर A1 कितना था? 7। सारवांतर B बराबर कितना आया है? 4। और क्या चाहिए? प्रथम पद हो गया, n बराबर कितना है? यहाँ पर 15। कितने पदों का योग पूछ रहा है? 15 पदों का योग पूछ रहा है। n बराबर हो गया 15। अब सूत्र क्या लगाएंगे आप? सूत्र लगा दीजिए n पदों के योग का। अब Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर देखिए कई संकेत हैं, संकेतों का मतलब हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर Sn बताता है AP के प्रथम n पदों का योग, n बता रहा है पदों की संख्या, A बता रहा है कि AP का प्रथम पद, और D बता रहा है सारवांतर। यहाँ पर सारी चीजें हमें मालूम है, n भी मालूम है, D भी मालूम है और A भी मालूम है। इसमें रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा S15 यानी S15। n की जगह हो जाएगा 15/2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू A बराबर कितना है? 7। और n का मान कितना रखेंगे? 15 ऋण A गुणे D बराबर कितना है? 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 सत्ते 14, यहाँ जाएगा 14 गुणे 4, ये हो जाएगा 15/2 और गुणे 14 धन 14 चौका 56। ये कितना हो गया? 15/2 गुणे, जोड़ दें, ये आ जाएगा 70। 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10 5 2 70 होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें 15 पदों का योग मिल रहा है। S15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणे 35, गुणा कर दिए, 15 × 5 = 75, अब 15 × 45 7 52, तो हो गया 525। इस प्रकार से पहले प्रश्न में प्रथम 15 पदों का योग
कितना होगा 525 होगा। गुना देख लीजिएगा, 15 25 75 5 कई 7 हो गया, 15 तिया 45 7 52। ठीक है, अब हम इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को नहीं करता हूं, आप कर लेंगे। जिस तरह से इसको हमने सॉल्व किया है उसी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 को ठीक से पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, ये n पदों के योग का सूत्र दे दिया है आपको Sn, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कई चीजें हैं जो हमें ज्ञात करनी है, तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। 11वां है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एपी के प्रथम n पदों का योग, उसको लिख लेते हैं। दिया है से n बराबर, Sn का मतलब n पदों का योग कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। चलिए इसका नाम देते हैं समीकरण 1 हो गया। अब इसका प्रथम पद निकालना अर्थात S1 निकालना है, तो अब S1 क्या होगा, S1 यानी जहां n है वहां हमें क्या रखना है 1 रखना है, तो दोनों रख दीजिए। S1 बराबर हो गया 4 × 1 माइनस 1 का वर्ग बराबर कितना 4 × 4 माइनस 1, ये बराबर हो गया 3 में। यहां चाहे लिख सकते हैं समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर S1 मिल गया हमको 3। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो प्रथम पद तो मिल गया यहाँ पर S1, प्रथम पद मिल गया आपको S1, अतः यहाँ कह सकते हैं अतः प्रथम पद A बराबर A1 कर लीजिए, प्रथम पद A1 बराबर S1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। एक पद का योग है, तो एक पद का योग बराबर प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 बराबर S1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। फिर कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो दो पदों का योग पूर्ण है, S2 निकाल लेते हैं, यानी जहां n है वहां हम क्या रखते हैं 2 रख देते, हमको मिल जाएगा दो पदों का योग, तो S2 बराबर मिल जाएगा हमको 4 × n की जगह 2 रख दीजिए माइनस 2 का वर्ग, ये कितना आ गया 4 × 8 2 × 4, ये बराबर 4 हो गया। ये मिल गया हमको दो पदों का योग, तो मिल गया दो पदों का योग मिल गया। पूछ रहा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे योग की सहायता से, जरा देखिए। प्रथम पद आपको मिल चुका है, यहाँ पर आप जानते हैं S1 का मतलब होता है एक पद का योग, S2 का मतलब होता है दो पदों का योग यानी A1 धन A2, S3 का मतलब हो गया है आपको A1 प्लस A2 प्लस A3। यदि आपको दूसरा पद निकालना है, देखिए ये A1 है A1 है, S1 है S1 बराबर A1 है, तो ये दो पदों का योग है, तो ये दो पदों के योग में आप एक पद का योग घटा दीजिए, यानी S2 में S1 को घटा दीजिए, तो A1 में कैंसिल है, क्या बचेगा S2, यानी दूसरा पद बराबर हो जाएगा दो पदों का योग माइनस एक पद का योग। इसी तरह से एक तीसरा पद आपको निकालना है, तो यहां से इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो ये इतना समाप्त कर देगा, क्या बचेगा तीसरा पद। तीसरा पद हो जाएगा 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। दूसरा पद A2 बराबर होता है दो पदों का योग माइनस एक पद का योग, क्या आ गया S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है आपका 3 आया है, तो ये बराबर हो गया 1। तो यहाँ पर दूसरा पद आपको कितना मिल गया है 1 मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा है तीसरा 10वां और 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब आगे पदों को ज्ञात करने का तरीका ये वाला आप नहीं अपनाएंगे, बल्कि 11वें पद का जो सूत्र होता है उसकी सहायता से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वो साधन मिल चुका है। हमको क्या चाहिए प्रथम पद और सार्वधातुक, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
अब प्रथम पद प्रथम पद को इस दर्शाते हैं A1 बराबर S1 बराबर कितना आया था यहाँ पर S1 क्या निकला था यहाँ से 3 आया था 3 हो गया। सार्वांतर D बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है देखिए 1 माइनस पहला पद कितना है 3 बराबर कितना हुआ -2। इस प्रकार से सार्वांतर आपको मिल गया कितना -2। अब प्रथम पद मिल गया सार्वांतर मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं कौन सा तीसरा पद। यहाँ पर आएगा तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है A + 3 - 1 × D। ये हो गया A + 2D। ये कहां से आया है ये सूत्र होता है AN बराबर हो जाता है A + n - 1 × D। इसी सूत्र से आए यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि an बराबर A + n - 1 × B। तो यहाँ से मिल गया A बराबर कितना है देखिए 3 है 2 गुणे D का मान कितना है -2 तो 3 - 4 कितना आ गया यहाँ पर तीसरा पद ये हो गया आपका -1। अब कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए तो हो जाएगा 10वां पद संकेत क्या होगा A10। ये क्या आएगा A + 10 - 1 × D। ये हो गया A + 9D। A और D का मान रखिए A बराबर 3 है 9 गुणे D का मान कितना था -2 कितना हो गया 3 9 दूना 18 -18 कितना आ गया यहाँ पर -15 हो गया। ये हमें मिल गया। अब पूछ रहा है कौन सा n वां पद पूछ रहा है तो आइए n वां पद निकालते हैं। n वें पद में n वें पद का सूत्र लगाएंगे तो कितना आ जाएगा पुनः n वां पद संकेत क्या होगा an क्या होगा A + n - 1 × D। तो एक जगह कितना रखेंगे 3 धन n - 1 × D। D कितना है -2 कितना आ जाएगा 3 यहाँ गुना कर दीजिए -2 का n में क्या जाएगा -2n यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 कितना आ जाएगा -2n + 5। ये मिल गया हमें n वां पद। इस प्रकार से आपका ये 11वां प्रश्न भी सॉल्व होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 लेते हैं। 15वां प्रश्न एक व्यवहारिक प्रश्न है। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका जो सलूशन है हल है उतना ही छोटा है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान इस प्रकार हैं। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कुल मिला के प्रश्न ये है कि एक ठेकेदार को किसी काम का ठेका दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि समय पर आपको पूरा करना है। यदि आप समय पूरा नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और जुर्माना बता दिया जाता है कि एक दिन विलंब करेंगे पहले दिन के लिए जुर्माना आपको 200 रुपए देना पड़ेगा, दूसरे दिन के लिए आपको 250 देना पड़ेगा, तीसरे दिन के लिए आपको 300 रुपए जुर्माना देना होगा, चौथे के लिए 350 अर्थात प्रत्येक दिन 50 रुपए जुर्माने की राशि बढ़ रही है। प्रश्न यह है कि यदि ठेकेदार 30 दिन का विलंब करता है तब टोटल जुर्माने की राशि कितनी होगी। इसकी जो प्रकृति है वो समांतर श्रेणी जैसी है। जरा देख लीजिए जुर्माने की राशि किस प्रकार से है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया है जुर्माने की राशि प्रत्येक दिन
प्रत्येक दिन क्रमशः कितनी कितनी है 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए और इस प्रकार से 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए और बिंदी बिंदी, इस प्रकार से जुर्माने की राशि है प्रत्येक दिन। जरा देखिए इसका स्वभाव कितना है, 200 है, फिर 250 यानी 50 से ज्यादा हो गया, 250 के बाद 300 यानी 50 ज्यादा हो गया, यानी 50 की वृद्धि हो रही है। तो यह एक एपी है कि नहीं है, एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, निश्चित रूप से एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि समानांतर पर आगे बढ़ रही है, जो कि एक एपी का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर के इस समस्या का समाधान कैसे होगा, समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल का सूत्र होता है उसके हिसाब से इसको हम लगाएंगे। अब वहां पर देख लेते हैं कि ये जो रुपयों की सूची हमें प्राप्त हो रही है, इसका पहला पद ये है, सार्वधातुक इसमें इसको घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने दिन विलंब करने की बात कर रहा है 30 दिन, n बराबर 30 हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रथम पद ए बराबर कितना है 200 रुपए, सार्वधातुक डी बराबर है 250 में 200 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा 50 रुपए, और n बराबर कितने दिन कह रहा है 30 दिन, ये हो गया 30, तो n बराबर हो गया 30। अब हमें निकालना है कि टोटल जुर्माने की राशि कितनी होगी। तो प्रश्न को हम मिटा देते हैं, यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं जुर्माने की राशि। तो जुर्माने की राशि के लिए हम क्या लगाएंगे, अब n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये n पदों के योग का सूत्र है, हमको 30 देने को निकालना, n की जगह 30 रख दें, s 30 बराबर यहां भी आ जाएगा 30, 2 इंटू ए का मान यानी 200 प्लस 30 n के स्थान पर -1 इंटू डी का मान कितना है देखिए 50। अब इसको हम सरल कर लेते, काट दीजिए, ये हो गया 2 15 हम, ये आ गया 15, 2 दूना 400, यहाँ हो गया 29 गुणे 50, आगे क्या हो जाएगा 15, 400, यहाँ कितना आ जाएगा 0 5 45, 4 5 10 4 14, ये हो गया आपका 1450। आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर 15 गुणे 14 4 18, तो हो गया 1850, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर अब आपको आंसर मिलने वाला है, तो 15 शून्य शून्य हो गया, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, 127 की 7 आ गया, और 15 एकम 15, अब 12 हो गया 27, तो कितना मिला, ये आ गया 27,750 रुपए। अतः 30 दिन में जुर्माने की कुल राशि कितनी होगी 27,750 रुपए होगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 हमारा भी आपका सॉल्व होता। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 को एक बार पढ़ लिया जाए। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले के पुरस्कार से रुपए 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सवाल का आशय यह है कि छात्रों को स्कूल में पुरस्कार देना है, उनके जो परफॉर्मेंस है उसके लिए, और पुरस्कार के लिए टोटल 700 रुपए राशि है और उसमें 7 छात्रों को पुरस्कार देना है। पुरस्कार की राशि किस तरह से है,
जो पहला पुरस्कार प्राप्त करेगा विद्यार्थी, उससे अगला वाला पुरस्कार की राशि 20 रुपए कम होगी। फिर तीसरे वाले पुरस्कार की जो राशि होगी वो दूसरे वाले से 20 रुपए कम होगी। अर्थात जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पुरस्कार दिए जाते हैं वैसे वैसे 20 रुपए क्रमशः घटते चले जाते हैं। यहाँ पर पुरस्कार की राशि घट रही है, अर्थात यहाँ पर जो सार्वंतर होगा आपका ऋणात्मक होगा। जब हमारी एपी क्या होती है, बढ़ती जाती है तो सार्वंतर धनात्मक होता है, और जब घटती है तो सार्वंतर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर सार्वंतर ऋणात्मक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला पुरस्कार ही मुझे नहीं मालूम है तो आगे काम कैसे बनेगा, तो हमें तो पहला पुरस्कार ज्ञात करना पड़ेगा। अब पहला पुरस्कार जब मालूम हो जाएगा तो यहाँ सार्वंतर 20 है, उसकी सहायता से हम दूसरा, तीसरा, चौथा निकाल लेंगे। तो आइए हम मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार रुपए ए है तथा स्पष्ट है, तथा हटा दें हम, स्पष्ट है सार्वंतर डी कितना होगा, देखिए 20 की राशि घट रही है तो -20 रुपए, तो सार्वंतर डी आ गया -20 रुपए। और क्या है, टोटल पुरस्कार कितने हैं, n बराबर कितने हैं 7, और टोटल राशि कितनी है 700, यानी जितने पुरस्कार दिए जाएंगे उन सबका जोड़ योग कितना है 700। 7 पुरस्कार है तो यह 7 बराबर कितना है रुपए 700। तो हम यदि पहला पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अन्य पुरस्कारों जो है उनका हिसाब, उनकी गणना आसान हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ योग हमें मालूम है तो हमें योग का सूत्र लगाना पड़ेगा। लगा दीजिए। अब SN बराबर क्या होता है, NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पर S7 यानी की जगह 7, S7 बराबर 7/2 2 इंटू ए तो मालूम नहीं है तो 2A ही रहने दीजिए। n बराबर 7 -1 इंटू टी, कितना है -20, ध्यान रखना है -20 है तो हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखिए S7 टोटल राशि कितनी है 700, तो यहाँ हो जाएगा 700, यहाँ आएगा 7/2, यहाँ जाएगा 2A, 7 में ये घटा दो क्या आएगा 6 गुणे -20। अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा 700 गुणे इधर भाग, इधर हो जाएगा गुणा, और एक गुणा इधर हो जाएगा 7। यहाँ क्या बचा 2A माइनस 6 गुना 12 यानी आ गया 120। यहाँ से काट दीजिए, 7 एकम 7 एकम 2 तो 0। यहाँ पर कितना मिल गया आपको, यहाँ पर मिल गया यहाँ 100 गुना 200, 200 यहाँ पर मिला 200। यहाँ क्या है 2A -120, -120 किधर लाइए तो 200 प्लस 120 बराबर हो गया 2A, जोड़ दीजिए 320 बराबर हो गया 2A, तो A कितना होगा 320/2 काट दीजिए, 2 एकम 2 छक्का 160, ये बराबर आ गया 160। तो A का मान मिल चुका है, यानी पहला पुरस्कार मिल चुका है। अब आप चलिए निकालिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। यहाँ कहेंगे इस प्रकार A1 बराबर A बराबर मिला 160 रुपए। दूसरा पुरस्कार A2 कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं। पहले पुरस्कार में जो सार्वंतर है उसको आप जोड़ दीजिए, माइनस है अर्थात 20 को घटाना है। इस तरह से करते हुए भी निकाल सकते हैं। या A2 बराबर क्या होता है A प्लस B होता है, तो ये बराबर कितना है 160 माइनस B कितना है वो देखिए -20, ये कितना हो गया 140। तो दूसरा पुरस्कार मिल गया। तीसरा पुरस्कार A धन 2D होगा। ये कहां से आ रहा है, वही अन्य पद से AN बराबर क्या होता है A प्लस N -1 इंटू B। यानी की जगह 3 रखेंगे तीसरा पद, यानी की जगह 2 रखेंगे दूसरा पद,
ये मिल जाएगा A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। यहाँ हो जाएगा A प्लस A का मान कितना है यहाँ पर 160 प्लस 2 गुणे -20 तो हो जाएगा 160 माइनस 40 बराबर हो गया 120 रुपए। यहाँ भी रख देते हैं रुपए। तो तीसरा पुरस्कार मिल गया 120 रुपए। चौथा पुरस्कार हो जाएगा A प्लस 3D ये बराबर 160 धन 3 गुणे -20 ये हो गया 160 माइनस 20 तिहाई 60 बराबर कितना हुआ 100 रुपए। वैसे भी देखिए घट रहा है ना 160 फिर 140 फिर 120 फिर 120 20 की कमी होती जा रही है। पांचवा ये हो जाएगा A धन 4D ए बराबर 160 धन 4 गुणे -20 ये हो गया 160 माइनस 4 गुना 8 80 80 गुना 160 होता है। ये आ गया 80 रुपए। 5 पुरस्कार हमने प्राप्त कर लिए। अब कौन से रह गया छठवां। तो A6 हो जाएगा A प्लस 5D तो 160 प्लस 5 गुणे -20 ये हो जाएगा 160 माइनस 20 पंचे 100 बराबर हो गया 60 रुपए। तो छठवां पुरस्कार 60 रुपए का होगा। सातवां A7 A प्लस 6D तो ये यानी 160 प्लस 6 गुणे -20 तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 6 गुना 12 120 कितना हो जाएगा 40 रुपए। इस प्रकार से सातों पुरस्कार हमको मिल गए। तो आंसर लिखना आप लिख सकते हैं आप इस प्रकार पहला दूसरा तीसरा पुरस्कार दूसरा तीसरा बिंदी बिंदी सातवां पुरस्कार निम्न होंगे। क्या होंगे 160 रुपए 100 कितना आया था 20 कम कर लीजिए 140 रुपए 120 रुपए 100 रुपए 80 रुपए 1 2 3 4 5 हाँ 60 रुपए और 40 रुपए। इस प्रकार से 7 पुरस्कार हो गए 160 140 120 100 रुपए फिर 80 फिर 60 और अंत में 40। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 भी इस प्रकार से सॉल्व होता है।